तो आज हमारे साथ मौजूद है बीकानेर के जाने माने एसी सर अखाराम चौधरी सर। अखाराम जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अखाराम जी, आपने अपने जीवन में स्टूडेंट के हित में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उनकी शिक्षा से संबंधित हो, उनको व्यवसाय चयन से संबंधित मोटिवेशन हो, इन सब चीजों पे मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे जाना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, आप किस प्रकार के परिवार में जन्मे और पले बढ़े। निजी जीवन की जब आप बात कर रहे हैं तो बड़ा सामान्य सा जीवन, सामान्य सा परिवार हमारा रहा है। मूल रूप से केसरदेसर जाटान गांव के हम रहने वाले, लेकिन काफी लंबे समय से यही बीकानेर में बिनासर गंगा शहर जो उपनगरीय क्षेत्र कहते हैं हम वहाँ रहते आए हैं। किसान परिवार हमारा है, पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय हमारा रहा है। और शुरुआती शिक्षा मेरी आदर्श विद्या मंदिर गंगा शहर जो गढ़सीस रोड पर वहाँ हुई 10th तक। बीकानेर में? हाँ, 10th तक वहीं हुई। फिर 11th 12th गंगा शहर की सबसे बढ़िया स्कूल मानी जाती है चोपड़ा स्कूल, चोपड़ा, वहां पर साइंस स्ट्रीम से मैंने की थी। उसके बाद 1-2 साल मैंने उस समय पीएमटी होती थी, आरपीएमटी एआईपीएमटी अलग, तो 2 साल ट्राई की थी मेडिकल लाइन में जाने की, लेकिन कुछ बना नहीं। फिर वापस चेंज करते हुए आर्ट्स की तरफ आ गए और 2014 भर्ती के अंदर पटवारी लग गया था मैं। उसके बाद 2015 में शिक्षक लग गए, तब से अब तक शिक्षा की मैं ही कार्य कर रहा हूं। आपने जैसे बताया आपने 2 साल नीट की तैयारी की, हाँ, जिसे आज नीट कहते हैं वो तो, उसमें पीएमटी। हाँ, तो पीएमटी की तैयारी करना आपका इंटरेस्ट था या घर वालों का एक फोकस था? देखिए, एक्चुअल में उस समय तक मैं खुद भी अभी अगर खुद को कहूँ कि वो क्या था वो 2 साल का फेज, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा इंटरेस्ट था या घर का था या क्या था। थोड़ी सी मैं उसे कह सकता हूँ कि जो सराउंडिंग जो फ्रेंड्स थे वो सब उधर जा रहे थे, तो शायद मैं उनके प्रभाव में चला गया, जबकि शायद वो मेरा विषय नहीं रहा होगा, ना मेरा इंटरेस्ट रहा होगा, लेकिन मैं उनके प्रभाव में चला गया था। फिर 2 साल में जब वहां कुछ साइंस में मुझसे बना नहीं, तो मैं वापस आर्ट्स की ओर वापस चला आया। ये जो आपके साथ जो ये 12th के बाद में जो सिचुएशन हुई, आपने भी नोटिस किया होगा, स्टूडेंट के साथ प्रायकर ये सिचुएशन होती है कि वो क्या मार्ग चयन करें और किस क्षेत्र में जाएं। वो कई बार इस सब उलझनों में उलझ के रह जाता है, वो सफल नहीं हो पाता है। तो आप स्टूडेंट के क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आपने जैसे बताया आप सरकारी सेवा में आपका पटवारी चयन हुआ 2014 में, मैंने ज्वाइन किया था। 2013 की भर्ती थी वो शायद। पटवारी से संबंधित एक किस्सा आपके बारे में बहुत चलता है कि आपने जैसे एज ए पटवारी ज्वाइन किया हो, आप ट्रेनिंग के लिए गए और पहले दिन ही आपने ट्रेनर को बोल दिया कि मैं तो ये नौकरी छोड़ूंगा। ये क्या कारण था? हाँ, वो उसी दिन पहले दिन शायद डेट की बात करें तो 8 जनवरी 2014 को हमने ज्वाइन किया था। हम सबकी ज्वाइनिंग हो रही थी, तो ज्वाइनिंग सरकार में आप तो खुद परिचित होंगे, एक एप्लीकेशन देते हैं कि मैं आज इस पद पर ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सब ज्वाइनिंग लेटर एप्लीकेशन दे रहे थे, सबकी ज्वाइनिंग हो रही थी। ज्वाइनिंग का इधर प्रोसेस चल रहा था, बाकी सब लोग दूसरे हॉल में बैठे थे। तो हमारे बैच में 2014 बैच के जैसलमेर के और जोधपुर के दोनों बैच 110 पटवारी जोधपुर में ही एक ही जगह ट्रेनिंग होनी थी। तो हम लोग सारे बैठे थे, तो कुछ ट्रेनर्स आए, उनने हम सबको बधाइयां दी, खूब कहा कि आप तो क्या बन गए, पता नहीं पटवारी बन गए, पटवारी ये होता है वो होता है, बहुत सारी खूबियां बताई पटवारी जॉब की। फिर उन्होंने कहा कि आप में से कई ने और भी एग्जाम दिए होंगे, तो ऐसा कोई है जो पटवारी नहीं रहना चाहता? तो वैसे हमारे साथ करीब करीब 15 लोग ऐसे थे जो बाद में पटवारी नहीं रहे, लेकिन उस समय एट ए प्रेजेंट किसी से पूछा कि नहीं रहना चाहता, किसी ने नहीं बोला। मैंने हैंड राइज किया था, मैंने कहा नहीं सर, मैं तो नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ जितना समय जब तक अगली भर्ती का रिजल्ट ना आए तब तक जरूर हूँ, लेकिन बाद में नहीं रहना चाहता। तो उस ट्रेनर ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा साफ गोई आपकी जो है वो ठीक है, खैर आप जितने समय यहाँ रहते हो एंजॉय करो। तो मैंने वो नौकरी भी खूब एंजॉय की थी। आपने जैसे ट्रेनर को फर्स्ट डे बोल दिया कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, तो आपकी किस चीज में रुचि थी जिसके कारण आप ये नौकरी छोड़ने वाले थे? मैं 2008 से 2013 तक, जब तक मैं पटवारी नहीं लगा था, फिर प्राइवेट शिक्षण कार्य से जुड़ा होता था, स्कूल्स में स्टूडेंट्स को पढ़ाना, और हमारी खुद की एक संस्था जिसको हम सनराइज नाम से चलाते थे, तो मैं उसमें बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन 8 से 12 तक पढ़ा रहा था।
तो मैं 8 से फिर जब वहां चला गया था बच्चों को पढ़ाने में, तो 5-6 साल करते करते मुझे सेटिस्फाई हो गया था कि नहीं, मुझे एजुकेशन लाइन में ही रहना है। ये एक वजह थी कि मैंने तुरंत वहां कह दिया कि नहीं सर, मुझे अब इसमें नहीं रहना, मैं तो टीचर्स में ही वापस जाऊंगा। तो अखराम जी, आपका विशेष तौर से बच्चों से लगाव के कारण आप पटवारी नहीं रहना चाहते थे और शिक्षक लाइन में आपका, अभी जैसे आपने बताया सनराइज नाम से आपकी कोई संस्था थी, तो इसका ये आपकी खुद की संस्था थी या आप इसमें काम करते थे? नहीं, ये मेरी खुद की संस्था थी जो हमने 2009 में स्थापित की थी। 2009 से 2013 तक मैंने इसको संचालित किया। फिर 1.5 साल का ब्रेक आया, मैं बाहर चला गया पटवारी की वजह से। फिर जब मैं वापस 2015 में बीकानेर आया, तो फिर ये वापस हमने शुरू की, जो 2021 तक चलाई। कोरोना के समय इसको बंद करना पड़ा। उसके बाद हमने इसका एक ट्रस्ट बना के सभी स्टूडेंट्स जो उसमें जुड़े हुए थे सबको जोड़ के अभी हम सनराइज फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से इसको चला रहे हैं। अच्छा, अभी जो आप चला रहे हैं उसका नाम है सृजन ट्रस्ट, सृजन भविष्य का। जब आपने सनराइज फाउंडेशन की स्थापना की थी, क्या उसी टाइम से आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे थे? हाँ, सनराइज फाउंडेशन ट्रस्ट जब हमने 2022 में बनाया, तो सनराइज फाउंडेशन ट्रस्ट के बहुत सारे उद्देश्य रखे। हमने, जैसे हमें उसके अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क एजुकेशन भी देनी थी, उनको टाइम टाइम पर कैरियर गाइडेंस अलग अलग स्कूलों में जाके देते हैं, कैरियर गाइडेंस की काम करते हैं, हम वृक्षारोपण के भी करते हैं, सामाजिक जागरूकता, महिला शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न कार्य करते रहते हैं। तो सनराइज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जो निःशुल्क शिक्षा का कार्य है ना, उसको हमने एक नाम अलग से दिया, सृजन भविष्य का, और उसकी एक अलग ब्रांच गंगासर में स्थापित की थी। मेरा आज से मैं 5-7 साल पहले की बात करूं तो मैंने सनराइज फाउंडेशन के बारे में सुना था। हॉस्टल के साथ ही बताते थे कि वहां हॉस्टल के विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, इस बात में कितनी सत्यता है? हाँ, वो सनराइज हम जो एजुकेशन चलाते थे, तो हॉस्टल जो रानी बाजार वाले की आप बात करें, तो वहां मैंने बच्चों को कहा था कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो 5-6 साल 7 साल पुरानी बात होगी, तो किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं तो आके आराम से पढ़े, निःशुल्क पढ़े, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो जब हम पढ़ाते थे उस समय भी, और चूंकि अब तो संस्था है तो अब तो कोई वैसा है ही नहीं आर्थिक, उस समय भी हम यही सोचते थे कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और अगर केवल इसी कारण से वो पढ़ाई से वंचित रह रहा है, तो ये हमारी कमी ज्यादा है। तो हम उसको कह देते थे कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आकर आराम से पढ़ो, बिल्कुल हमारी तरफ से सब सुविधाएं। शुरू से ही आपका ये मोटिव था कि विद्यार्थी किसी वजह से शिक्षा से वंचित ना हो? हाँ, कम से कम आर्थिक स्थितियों की वजह से तो ना हो। आपने जैसे बताया सृजन भविष्य का, तो इस जैसे आप संस्था को चला रहे हो तो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? फंडिंग के लिए जो हमारा सनराइज फाउंडेशन ट्रस्ट है वो काम करता है, और सारे जो मेरे साथी हैं, स्टाफ जिसे मैं कहता हूँ, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हुए, जो मेरे पूर्व के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अन्य सेवाओं में कार्य कर रहे हैं, कुछ निजी रूप से भी कार्य कर रहे हैं, कुछ मेरे निजी दोस्त हैं जो सरकारी सेवाओं में नहीं है, कुछ राजनीतिक मित्र भी मेरे, तो पूरा एक लंबा चौड़ा मेरा कुनबा जिसे मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों का, वो सब मिलके हम इसको फंडिंग करते हैं और उसी से ये संचालित होती है। अकरम, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे सनराइज फाउंडेशन वहां से सृजन भविष्य बनाना, ये बीच में किस वजह से मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। देखिए, कोरोना काल से पहले तक हम सनराइज चलाते थे, आराम से चल रही थी, फीसेज लेके बच्चे पढ़ते थे, लेकिन नॉर्मल फीस के अंदर अगर कोई की आर्थिक स्थिति सही नहीं तो वो फ्री भी पढ़ता था वहां पर। कोरोना काल के बाद एक बात तो आप विशेष तौर से मानेंगे कि स्थितियां खराब हुई, बिल्कुल, लोगों की आर्थिक स्थितियां बहुत खराब हुई। और मैं 2-3 रोज पहले डीपीएल इंस्टीट्यूट है बीकानेर का, अच्छा इंस्टीट्यूट है, उनके चीफ लीडर जो उनको संचालित करते हैं पंकज भारद्वाज सर, उनसे मिला था। तो हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं क्यों नहीं सर, एक चीज और, जैसे आप तो बहुत बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी फीस होती है आपकी, क्या आप भी मानते तो हैं कि 30-35% लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो फीस पे कर सके? उनका बिल्कुल सर मानते हैं, लोग माने चाहे ना माने, लेकिन समाज के 30-35%, 40% लोगों की स्थितियां ऐसी नहीं है कि वो आपकी आर्थिक जो जरूरत है कोचिंग की वो पूरी कर सके। तो कोरोना के समय जो बिगड़ी स्थिति हम आज भी देख रहे हैं, उसका इफेक्ट है कोरोना का। कोरोना के समय बिगड़ी गई थी, तो 2022 जब आया तो हमने सोचा कि भाई सनराइज बंद कर चुके हैं हम, अब हम क्या करें कि कम से कम बच्चों के लिए जो हमारा काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने
2-3 नौकरियां छोड़ के टीचर लाइन को ही चुना, तो उसके लिए क्या किया जाए कि वो कार्य चलता रहे। तो फिर हम सब ग्रुप्स मेंबर्स, जितने मेरे पूर्व स्टूडेंट्स थे, दोस्त थे, स्टाफ थे, उनके साथ मिलकर चर्चाएं की। एक लंबा दौर चला 2-3 महीने वार्ताओं का। फिर हम सबने डिस्कस किया कि हम इस तरह के एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां बच्चों पर कोई कंपलसरी फीस का दबाव नहीं हो, कोई तरह की फीस वहां पर नहीं हो, कोई भी बच्चा आए वहां पर बैग लेके अपना आए, पढ़े और जाए। इस तरीके से हमने वो सृजन नाम से, सृजन का मतलब होता है क्रिएशन, तो कुछ बनाया जाए, क्या बनाया जाए कि विद्यार्थी के जीवन को सही और सफल बनाया जाए। तो वो हमने वहां से शुरू किया। फिर उसकी फंडिंग की बात आई, तो सृजन नाम से एक संस्था बनाने के बजाय हमने कहा हमारा पुराना नाम जो है सनराइज, उसी को फाउंडेशन ट्रस्ट बना के उसकी फंडिंग के लिए एक ट्रस्ट और बना दिया। एक वाकया मुझे अखाराम जी याद आ रहा है कि आपका एक स्टूडेंट राजस्थान टॉपर होता है और आप खुशी का ठिकाना नहीं रहते हो। वो क्या वाकया, कौन स्टूडेंट था, वो कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में वो राजस्थान टॉप करा था? बहुत पुरानी बात होगी, 2015 के अंदर जब मैं पटवारी छोड़ के आया था, तो उस समय मेरे दोस्तों ने कहा भी था यार तू पटवारी छोड़ के जा रहा है, करेगा क्या? मैं पटवारी मैन्युफैक्चर करूंगा, पटवारी बनाऊंगा। फिर कहाँ से बनाऊंगा? मैंने वहां जाके बीकानेर पढ़ाऊंगा तो बन जाएंगे। 2015 में छोड़ के आए। फिर 15 में पहली भर्ती आ गई थी पटवारी की और रीट की, 2 भर्तियां आई थी उस समय, वो दोनों के बैच लगाए थे। पटवारी वाली प्री और मेंस दोनों होते, तो मेंस जो हुआ था वो दिसंबर 16 में हुआ था और उसका रिजल्ट आया था जून 2017 में। उस भर्ती के अंदर अपने जहां मैं रहता हूँ, जिसे मैं अपना गृह गांव भी कहने लगा हूँ अब, तो बिना सर का एक स्टूडेंट सुमित जोशी, उसने ऑल राजस्थान ऑल कैटेगरी टॉप किया था। और 17 के अंदर वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि छोटी सी जगह बिना सर, वहां का बच्चा, वहां के सामान्य टीचर जिन्होंने उन पर मेहनत की और उन्होंने उन सबको पछाड़ा। जैसे जयपुर जोधपुर के बड़े बड़े नाम, सीकर की बड़े बड़े कोचिंग, होर्डिंगों से हटी हुई दीवारें, उन सबको पछाड़ के अगर 2017 की पटवारी भर्ती के अंदर बिना सर का एक सामान्य सा लड़का और सामान्य सा इंस्टीट्यूट अगर टॉपर देता है, तो निश्चित ही खुशी का ठिकाना कैसे रहेगा। और वो बड़ी खुशी की बात थी और एक कॉन्फिडेंस डेवलप भी होता है कि साहब देखो हमने मेहनत की है तो हमने अचीव भी किया है। और वो ऑल कैटेगरी टॉपर था। हालांकि बीकानेर को उसके बाद ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उस समय के रिजल्ट और उसके बाद लगातार जब सिलेक्शन हो रहे हैं तो हमारे लिए खुशी है। तो उस सफलता और उस मेहनत के बाद में अखाराम चौधरी सर है, वो हो गए एसी सर। हाँ, उसके बाद नया नाम मिला एसी सर। एसी सर, अब एसी सर आपकी आगे का क्या प्लानिंग रहेगी बच्चों के संबंध में? आने वाले समय में आप और क्या करने जा रहे हैं बच्चों के लिए? देखिए, ज्यादा भविष्य की योजनाएं तो क्या बनाए। एक तो सामान्य से जीवन जैसा मैं जी रहा हूँ वैसा जिएंगे। घर परिवार को अपना जो जितना समय है, सरकारी नौकरी जो हम कर रहे हैं टीचर की, वो करेंगे आराम से। सनराइज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत ये जो संस्था चल रही है जिसमें बच्चे निःशुल्क कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अभी आपके माध्यम से भी मैं बता दूं कि 15 अगस्त से हम एक नए बैच शुरू करेंगे जिसमें केवल शिक्षक भर्तियों के लिए, जैसे रीट हो गई, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, इनकी तैयारी करवाएंगे। वो 15 अगस्त से शुरू होंगे और आगामी 6 महीनों तक चलेंगे। वो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क रहेंगे, तो वो भी करेंगे। इनके बाद अगर मुझे अच्छा सा समय मिला, अच्छा सा सहयोग मिला, तो मैं एक ऐसे स्कूल की कल्पना कर रहे हैं जो बच्चों के लिए निःशुल्क हो। जैसे आपने चूरू के अंदर सुना होगा धर्मवीर जी जाखड़ अपनी पाठशाला नाम, वो एकदम गरीब बच्चों को, तो क्या चूरू में ही या बीकानेर में नहीं है, या बीकानेर के लोगों को नहीं करना चाहिए? तो ऐसा कुछ होना चाहिए। वो एक योजना हम बना रहे हैं। हो सकता है आगामी सालों में कुछ वो मूर्त रूप ले ले। ऐसी इच्छा है कि एक स्कूल ऐसी बनाई जाए जिसमें बच्चे पढ़ सकें। खासकर देखो, आप जब सड़क से गुजरते हैं, रोड के किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले परिवारों के बच्चे जो नहीं एफर्ट करते, अब उनकी गलती तो नहीं है, नहीं कि वो बच्चों की क्या गलती है, वो बच्चे उन परिवारों में पैदा हो गए और आगामी भारत की रूपरेखा वो भी तय करेंगे, जैसे आपके बच्चे तय करेंगे, वो भी योगदान देंगे। अगर वो ज्यादा सक्षम होंगे तो बीकानेर सक्षम होगा, फिर भारत सक्षम होगा। तो हम उनके लिए भी काम किया जाना चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो बीकानेर भी सक्षम नहीं होगा, ना भारत सक्षम होगा। तो ऐसी कुछ योजनाएं चल रही हैं। स्कूल वाली योजना पर हम काम करेंगे, कुछ समय तो लगेगा, लेकिन विचार है। आपकी बहुत विद्यार्थियों के संबंध में इतनी अच्छी सोच, इसी के साथ मैं आपका समय काफी हमने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।